हेलो एवरीबॉडी। आज हम पल्लव वंश पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर फर्स्ट हमारा रह गया था थोड़ा सा, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पल्लव वंश में स्टार्ट करते हैं। इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, तिरुचिन्नापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। और शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगुप्त का मिलता है। यानी कि इस वंश के जो शासक थे, उन्होंने मद्रास, अर्काट, तिरुचिन्नापल्ली यानी कि तंजौर आदि जो आधुनिक जो वर्तमान के जिले वहां पर राज्य किया। और शिलालेखों से हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट पल्लव राजा था वो कांची के विष्णुगुप्त का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्रवत प्रथम लगभग 600 से 625 ईस्वी, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा और नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित थे। महेंद्र वर्मा एक महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए, यानी कि वो बहुत बेस्ट आर्किटेक्चर था। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। उसने महेंद्र नाम का तालाब भी खुदवाया। उसे लगभग 600 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया, यानी पराजित कर दिया। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा यानी कि महामल ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया, यानी वापिस उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को फिर से पराजित करके उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। और प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम जो नगर था उसकी स्थापना की, यानी कि जो मामल्लपुरम था उसको महाबलीपुरम कहा जाती है, उसकी स्थापना की। और वहां पर उसने 5 रथ मंदिर जो बनवाए। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियों उत्कीर्ण करवाई गई। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए और पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। अब हम चालुक्य वंश स्टार्ट करेंगे। चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों के व्यवधान यानी कि 642 से 655 ईस्वी को छोड़कर यानी कि 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में जो चौथा यानी कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है। उसने 608 ईस्वी से लेकर यानी कि 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया और उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ, यानी कि नरसिंह वर्मा ने उसे हरा दिया था। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया और नई चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा, मतलब इसने 973 से लेकर 1200 ईस्वी तक राज्य किया। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोलवशी शासकों से संघर्ष चलता रहा और सत्याक्षर नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में हराया, बल्कि इस युद्ध में उसने राजाधिराज का वध भी कर दिया, यानी उसे मार दिया। 7वें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से भी विख्यात था, को कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित एक जो नाटक था, यानी कि विक्रमांक देव चरित्र नामक यानी ग्रंथ लिखा उसने। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरसिंह ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रक्षेप दिया, कि वो खुद तो हिंदू थे लेकिन वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रक्षेप दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का बनवाए, यानी अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। याज्ञवल्क्य की स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का
एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। यानी कि हिंदू लोगों के बारे में जो भी बातें लिखी गई है उसको एक आधिकारिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। किसको? मिताक्षरा को। फिर उसके बाद है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, यानी कि जो बाहर से जो लोग आए थे वो कौन कौन थे और उन्होंने कैसे कैसे इंडिया पे आक्रमण किया और कैसे कैसे वो इंडिया में आकर रहे। सबसे पहले है उसमें शक जो थे मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यानी जो शक थे वो मध्य एशिया से एक लड़ाकू जनजाति यानी ट्राइबल लोग थे और उन्होंने अफगानिस्तान बलूचिस्तान यानी कि जो पश्चिमी पार्ट था उस पर पूरे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर उन्होंने अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में वो भारत आए। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कम्बोजों और यवनों के साथ रखा गया है। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। ये जो कथानक है इसमें शकों के आक्रमण का मेंशन का रखा उल्लेख किया हुआ है, जिसमें उन्हें सग कुल यानी कि शक कुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में यानी सौराष्ट्र या गुजरात को कहा जाता है यानी गुजरात में एक जगह में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं लेखों से स्पष्ट है कि उनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित किया और कालांतर में यानी कि जो कालांतर था उसमें वो अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गया यानी बाद में। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। यानी कि तो जब तक्षशिला है उसमें जो शक शासक थे उसमें मावेज और एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ है। यानी कि तक्षशिला में ये गया है तक्षशिला जगह का नाम है, वहां पे शक जो शक्ति थी उसका विनाश पल्लवों ने किया। और हमामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबुल को बाद में जो शासक यानी कि शक शासक राजबुल थे को महाक्षत्रप कहा गया। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। मथुरा में एक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के शहरात वंश का शुमक व नहपान 2 शासक ज्ञात है। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र के काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत व पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। यानी कि उनके बीच में व्यावसायिक संबंध यानी कि रिलेशन अच्छे थे उनके साथ। जोगल थाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से परिचित हुआ। यानी कि उसने उसको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उस नहपान को हराया था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों मुद्राओं पर शक संवत उपयोग किया। चष्टन का पौत्र रुद्रदामन यानी कि चष्टन का पोता रुद्रदामन एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके बारे में जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। और मुद्राओं से ये प्रदर्शित होता था कि चष्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया। यानी जो चष्टन का वंश था वो 305 ईस्वी में खत्म हो गया था। उसके बाद आते हैं कुषाण। कुषाणों को यूची या तोरिचेरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला 5 भागों में बंट गया था। उन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। इसमें है कुजुल कर्णफिसस प्रथम, जिसने 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक राज्य किया। यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था यानी कि फाउंडर था। उसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। उसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया यानी कि वैदिक धर्म को अपना लिया। उसके बाद आता है विम कर्णफिस द्वितीय, जो कि 65 से 75 ईस्वी के बीच शासन करता था। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था यानी कि भगवान शिव को मानने वाला था। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद आता है कनिष्क। वह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। यानी कि जो प्रमुख इम्पोर्टेंट जो कुषाण राजा है उसमें कनिष्क का नाम आता है।
परंपरा के अनुसार उसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई। यानी कि जो इसके टाइम के अंदर हर साल होता था, यानी परंपरागत रूप से चलता आ रहा था। तो इसके टाइम में कश्मीर में कुंडल वन में आचार्य पार्श की जो यानी अध्यक्ष थे आचार्य पार्श, तो उसकी अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति भी संपन्न की गई। और इसकी प्रथम राजधानी पेशावर यानी कि पुरुषपुर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया यानी कैलेंडर चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। उसने कासगढ़, यारकंद व खेतानकों पर भी विजय प्राप्त की। महास्थान यानी कि बोगारा में पाई जाने वाले सोने की मुद्रा पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है, यानी वो कनिष्क खड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है, उसकी मूर्ति सोने की अंकित है। अभी मैं आपको कुषाणकालीन सिक्के दिखाऊंगी। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा यानी कि एक भारी सूट पहन रखा है, भारी बूट पहने हुए, और तांबे के सिक्का पर कनिष्क की वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। और कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यानी कि कनिष्क के राज दरबार में कौन कौन थे, ये सब इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय ही हुआ। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति में था, यानी कि व्यापारिक स्थिति लाभप्रद थी। उससे क्या हुआ, भारत की आर्थिक समृद्धि भी हुई, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आते हैं हुण। भारत पर शक और कुषाण के बाद हुणों का भारत पर पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। उस समय गुप्त वंश के सम्राट श्रीगुप्त का शासन था, यानी उसके पुत्र स्कंदगुप्त सेना का नेतृत्व करते हुए बंजारे हुण को हराया। 30 वर्ष बाद पुनः हुण आक्रमण हुए। 6वीं शताब्दी के आरंभ तक हुणों का भारत के उत्तर पश्चिम में बड़े भाग पर आक्रमण हो गया। यानी कि जब गुप्त वंश थे उस टाइम हुणों का आक्रमण हुआ था, लेकिन उसको ने स्कंदगुप्त जो था, जो श्रीगुप्त का बेटा था, उसने उसको हरा दिया था। लेकिन 30 के साल के बाद वो पुनः उन्होंने आक्रमण किया और भारत के जो उत्तर पश्चिम एरिया थे उनको जीत लिया। तोड़मार नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराजा धीराज की पदवी धारण की। जो तोड़मान था उसने इन सबको जीत लिया और महाराजा धीराज की पदवी धारण की। तोड़मान का पुत्र महिर कुल था, जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ। सियालकोट उसकी राजधानी थी, यानी कि उसकी राजधानी सियालकोट थी। जो बौद्ध भिक्षु थे उससे महिरकुल को घृणा थी, मतलब वो नफरत करता था बौद्ध भिक्षुओं से। उसने अनेक मठों और स्तूपों को नष्ट कर दिया जो बौद्धों के लिए बनाए गए थे। मालवा के शासक यशोधर्मा ने उसे पराजित कर दिया, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं को, जो महिरकुल था जो बौद्ध भिक्षुओं से नफरत करता, उसको मालवा के जो शासक यशोधर्मा थे उन्हें पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद वह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। उन्हों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और बाद में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और देश छोटे टुकड़ों में वापस से बंट गया। अब आत्मसातीकरण कैसे हुआ वो सब, यानी कि जो बाहर के लोग आए थे उन्होंने यहीं आके रहे, यहीं आके रहने लगे और यहीं के समाज में अपने आप को डाल लिया और यहीं के कल्चर को अपना लिया। शक, हुण एवं कुषाण विदेशी जातियां थी। उन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही, लेकिन कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा उसे भारत के महान राजाओं में अधिकृत करती। यानी कि जो बाकी शासक कुषाण शासक थे उनमें वैदिक धर्म को तो मानने वाले थे, शिव को भी मानने वाले थे, लेकिन जब कनिष्क ने बौद्ध धर्म की सेवा की तो उसमें उसे भारत के महान राजाओं में गिने जाने के लिए छोड़ दिया। यानी कि उसने अपनी इतनी छाप छोड़ दी कि उसको भारत के महान राजाओं में गिना जाने लगा। ये देखो कनिष्क का फोटो जिसे दिखाया गया खड़े स्ट्रक्चर में, ये है कुषाण के टाइम के सिक्के, कुषाण कालीन यानी कि कनिष्क। आज ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।